जय हिंद स्टूडेंट, DTO क्लासेस की तरफ से मैं मिश्रा सर। दिल्ली पुलिस के लिए जो हम लोगों की सीरीज चल रही थी उसके लिए लाए हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें सेक्शन रहेगा हमारा हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का और इकोनॉमिक्स का। तो आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग। हिस्ट्री में हमारा पहला क्वेश्चन है, करनाल का जो युद्ध हुआ था 1739 में किसके बीच हुआ था? फारस का बादशाह नादिर शाह था और उसने पूछ रहा है कि किसको हराया था। तो हराया था मुगल शासक थे मोहम्मद शाह को। करनाल का युद्ध 1739 में फारस के बादशाह नादिर शाह और किसके बीच में हुआ था? नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में। सेम नाम है, याद भी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जीता किसने था? तो जीता था मोहम्मद शाह ने। कहाँ का बादशाह था ये? फारस का। ये क्वेश्चन बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, धीरे धीरे हम सीरीज में इस टाइप के क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे। याद रखना है आप लोगों को, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्य शोधक समाज के जो संस्थापक थे हमारे, वो थे ज्योतिराव फुले। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिराव फुले। आंसर हमारा क्या रहेगा? ज्योतिराव फुले। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके परिणाम स्वरूप हुआ था? जलिया हत्याकांड से आप सब लोग अवगत होंगे। रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, रोलेट एक्ट के विरोध कर रहे थे। शांतिपूर्ण से सब थे जलियांवाला बाग में, पर उन्हें लगा कि ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष आया था? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो साइमन कमीशन आया था भारत 1928 में, 1928 में। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। 1782 में मैसूर का शासक बना। अरे इसमें आंसर पहले दे रखा है, कोई बात नहीं। कहाँ का शासक था ये याद रखना है अपना आपको। मैसूर का शासक था। कब बना था? 1782 में। इनके पिता का नाम हैदर अली। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च किस वर्ष शुरू किया गया था? दांडी मार्च किस लिए शुरू किया गया था? नमक तोड़ो कानून के लिए। किस वर्ष शुरू किया था गांधी जी ने? 1930 में। दांडी नाम की जगह पर जाकर इन्होंने प्रतीकात्मक रूप से नमक को बनाया था। क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? क्रिप्स मिशन की बात करी जाए तो भारत में 1942 में आया था। 1942 में क्रिप्स मिशन। आगरा की मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंधित है, या पूछ रहा है कि किसने इसको बनवाया था? तो इसको बनवाया था शाहजहां ने। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है शाहजहां ने। शाहजहां ने कई स्थापत्य कला का मतलब बिल्डिंग्स जो बनवाई जाती हैं, तो उसका स्वर्ण काल था ये। जैसे कि ताजमहल किसने बनवाया था? वो भी शाहजहां ने बनवाया था। आगरा में, आगरा का जो फोर्ट है उसमें एक मस्जिद बनी हुई जिसका नाम है मोती मस्जिद, उसे किसने बनवाया था? शाहजहां ने। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1757 में। दो युद्ध हैं जिनसे अंग्रेजों का, एक प्लासी का युद्ध, एक है बक्सर का युद्ध। इससे अंग्रेज लोग भारत में दृढ़ता से अपनी शक्ति स्थापित करने में सफल रहे। इन दोनों की युद्ध की वजह से यहाँ पर ये शासन कर पाए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा 1773 से 1858 तक। उसके बाद जो शासन 1858 के बाद ये शासन जो चला जाता है वो ब्रिटिश क्राउन के पास चला जाता है। ठीक है, तो अंग्रेजों का भारत में शासन
सफल हो पाया, उसके पीछे वो 2 युद्ध हैं, प्लासी का और बक्सर का। ये सवाल मेंस में भी यूपीएससी के पूछता है कि प्लासी का युद्ध निर्णायक क्यों साबित हुआ। ठीक है, वो तो आगे की बात है, उसे छोड़ते हैं। राजा मान सिंह तोमर ने किस पर शासन किया, यानी कि ये कहाँ के शासक थे? कहाँ के शासक थे? तो ये ग्वालियर के शासक थे। कहाँ है? पहला ऑप्शन है आपका ग्वालियर, राजा मान सिंह। अब आ जाते हैं अपने दूसरे सेक्शन ज्योग्राफी पे, भूगोल पे। रचना दोआब किन नदियों? दोआब किसे कहते हैं? जब कोई 2 नदियां होती हैं उनके बीच का जो क्षेत्र होता है उसे दोआब कहते हैं। दोआब के पीछे बहुत लड़ाई होती है क्योंकि ये दोनों नदियों का बीच का क्षेत्र है, तो ये बहुत ही उपजाऊ रहेगा। ठीक है, जब भी किन्हीं 2 राजाओं की लड़ाई होती थी तो अगर वो कोई जो जीतता था तो ज्यादातर क्षेत्रफल कहाँ का मांगता था? दोआब का। जैसे पंजाब को पंजाब क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 5 नदियों के बीच का क्षेत्र है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पंजाब। तो याद रहेगा आपको कि दोआब किसे कहते हैं। अब किस दोआब की बात कर रहा है? रचना दोआब की। कह रहा है कि रचना दोआब किन 2 नदियों के बीच स्थित है? तो रासे रचना रासे कौन सी नदी हो गई? रावी। और चासे कौन सी नदी हो गई? चिनाब। रावी नदी, रासे रावी और चासे चिनाब। तो रावी नदी और चिनाब नदी के बीच में जो दोआब है उसे ही क्या कहते हैं हम? रचना दोआब। कहाँ पे है आपका ऑप्शन? ये ऑप्शन सी। एक तालाब है, झील है, लेंडिया तालाब, एक किस शहर में स्थित है? तो ये है हमारा शहर भोपाल। झीलों का शहर भी किसे कहा जाता है? भोपाल को। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा लिखा हुआ है, प्रत्याशा होता है। जीवन के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक किस राज्य की है? यानी कि जब बच्चे जन्म लेते हैं, कराए कि वो राज्य कौन सा है जहां जन्म लेने वाले बच्चों सबसे ज्यादा जीते हैं, यानी कि उनकी मृत्यु सबसे कम होती है। कौन सा ऐसा राज्य है? तो वो राज्य है हमारा केरल। जीवन प्रत्याशा कितने बच्चों पे निकाली जाती है? तो 1000 पे। 1000 बच्चों पे कितने बच्चे जीवित हैं, या मृत्यु दर, जीवन दर जितनी भी होती है सब किस पे निकाली जाती है? 1000 पे। ठीक। भारत की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक कौन सी है? तो वो है धारावी। धारावी कहाँ है? धारावी है हमारी मुंबई में। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी मलिन बस्ती। मलिन बस्ती का मतलब है झुग्गी झोपड़ी वाले जो लोग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मलिन बस्ती। तो झुग्गी झोपड़ी सबसे ज्यादा अगर पूछे जाए सबसे बड़ी बस्ती कहाँ है इंडिया की, तो वो है हमारी धारावी में। धारावी कहाँ है? मुंबई में। सूती वस्त्र केलिको की उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी? केलिको याद रखने के लिए, का से केलिको और का से केरल। आसान है याद करना। पूछ रहा है उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी, तो केरल से हुई थी। आसान है। नेक्स्ट, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजनाओं का हिस्सा कौन है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है इसका सपना किसने देखा था? हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारत के राज्यों को, बड़े बड़े राज्यों यानी कि बड़े बड़े शहरों को आपस में कनेक्ट करना चाहते थे। ये उनका सपना था, उन्होंने देखी थी। तो इसी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत एक योजना चल रही है भारत में, भारत माला, जिससे भारत के जो बड़े बड़े शहर हैं उन्हें सबको कनेक्ट किया जा रहा है आपस में, जिससे पूरे इंडिया में शहरों की कनेक्टिविटी आपस में बनी रहे, इंडिया में कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए। उसी के तहत ये योजना है स्वर्णिम चतुर्भुज भारत माला। आदि कैलाश पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो आदि कैलाश पर्वत हमारा उत्तराखंड में स्थित है। कौन सी ऐसी नदी है जो तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है? तो वो नदी है हमारी ब्रह्मपुत्र। तिब्बत से होते हुए भारत
से गुजरते हुए बांग्लादेश की ओर चली जाती है। भारत और बांग्लादेश के प्रमुख उत्पादक क्या हैं? भारत और बांग्लादेश के प्रमुख उत्पादक है हमारे जूट। जब हमारा भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो जो ये आज की तारीख में जो बांग्लादेश है वो पहले क्या हुआ करता था? पूर्वी पाकिस्तान। तो जो जूट की जब पहले तो ये आप एक ही में था, तो जो जूट के कारखाने थे वो कारखाने जो थे वो पूर्वी बांग्लादेश में ज़्यादा थे और जो जूट की खेती होती थी वो यहाँ होती थी। तो जब ये बंटवारा हो गया तो कारखाने तो वहाँ चले गए और जूट की खेती यहीं ज़्यादा होती थी। तो कुछ सालों तक बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई इंडिया को, क्योंकि जूट तो हमारे यहाँ हो रही थी पर कारखाने नहीं थे। ठीक, फिर धीरे धीरे कारखाने स्टेब्लिश किए गए। तो पूछ रहा है भारत और बांग्लादेश के प्रमुख उत्पाद क्या है? तो भारत और बांग्लादेश का यानी कि कॉमन उत्पाद, भारत में उत्पादन तो बहुत होता है, बांग्लादेश में भी होता है। पूछ रहा है कि कॉमन उत्पाद क्या है कि दोनों जगह जो ज्यादा होता हो, तो वो है हमारा जूट। भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो पारित हुआ था 1980 में। पूछे सबसे ज्यादा वन हमारे यहाँ किस राज्य में है, या भारत में सबसे ज्यादा वन पूछे किस राज्य में है? तो वो है मध्य प्रदेश। किस राज्य में वन परसेंटेज सबसे ज्यादा है या सबसे ज्यादा वन का क्षेत्रफल किस राज्य में सबसे ज्यादा है? तो मध्य प्रदेश। पारित ये अधिनियम कब हुआ था? तो 1980 में। अब आ जाते हैं हम लोग अपने तीसरे सेक्शन पॉलिटी पे। नवंबर 2023 तक भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारत में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। अगर पूछा जाए भारत में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किए गए, तो संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत लागू किए गए। पूछेगा मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस से। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो मौलिक कर्तव्य है 11। आज चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का हस्तलिखित संस्करण किसने लिखा? यानी कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो हमारा संविधान है बना तो लिया गया, बता दिया गया, अब उसको बाई पेन किसने लिखा था ये पूछ रहा है कि उसकी डिजाइनिंग उसको खुद से हाथ से किसने लिखा था। तो उसे लिखा था प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने। किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने। न्यायिक पुनर्वलोकन की अवधारणा किसके लिए है? न्यायिक पुनर्वलोकन की अवधारणा मतलब जैसे कि आप किसी कोई केस होता है आपके ऊपर और कोई भी न्यायालय क्या करता है, अपना जजमेंट दे देता है, आप उस जजमेंट से खुश नहीं हैं, उसके बाद फिर चाहते हैं कि पुनर्वलोकन है उसका हो, आप उस केस को दोबारा दूसरे उस पर लेके जाते हैं, उससे दूसरी बड़ी अदालत लेके जाते हैं। जैसे कि मान लो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में था तो आप उस केस को हाई कोर्ट लेके जाते हैं। ये हुआ न्यायिक पुनर्वलोकन। ये कब होता है? ये तब होता है जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो आप कहाँ सीधे जा सकते हैं? आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, आर्टिकल 32 के अंतर्गत। संविधान अनुच्छेद 51A(F) किससे संबंधित है? समग्र संस्कृति और संरक्षण से। यानी क्या है? अपने कल्चर को हमें बचाना है। किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक को क्या कहते हैं? एक को कहते हैं विधानसभा, अब एक को क्या कहते हैं? विधान परिषद। जैसे अपने संसद के 2 सदन होते हैं, एक होती है राज्यसभा और एक होती है लोकसभा। उसी प्रकार विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, एक होती है विधानसभा और एक होती है विधान परिषद। पर ऐसा नहीं है कि विधान परिषद हर राज्य में हो। विधानसभा तो हर राज्य में होती है पर विधान परिषद हर राज्य में नहीं होती है। ठीक है, ये उस राज्य पे अफोर्ड करता है, डिपेंड करता है कि वो विधान परिषद अफोर्ड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उतना खर्चा उसके पास है कि नहीं। ठीक, राज्यों में विधान परिषदों के सृजन उत्साधन का अनुच्छेद कौन सा है? तो विधान परिषद के लिए 169, अनुच्छेद 169।
संविधान के संशोधन से संबंधित भाग कौन सा है? कह रहा है कि संसद संविधान में आप संशोधन कर सकते हैं, ये बात संविधान में खुद कहाँ पे लिखी हुई है या किस भाग में लिखी हुई है? तो भाग 20। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ? योजना आयोग का स्थापना हुई थी हमारी 1950 में। कब हुई थी? 1950। अनुच्छेद 51A में अंतिम मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? अगर बात करी जाए तो 51A में क्या है? तो 51A में बात करी गई है मौलिक कर्तव्यों की। ठीक, किसकी बात करी गई है? मौलिक कर्तव्यों की। कह रहे हैं कि इसमें अंतिम वाला जो मौलिक कर्तव्य है वो कब जोड़ा गया? तो वो जोड़ा गया था सन 2002 में। कहाँ पे ऑप्शन है? ऑप्शन ए आपका। अनुच्छेद 19 का कौन सा हिस्सा नहीं है? संपत्ति का अधिकार। हमारे पास पहले 7 अधिकार होते थे, जिसमें से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। अब ये कौन सा अधिकार बन गया है? अब ये बन गया है कानूनी अधिकार। ठीक है, कानूनी अधिकार। सर्वत्र आवास संचरण की स्वतंत्रता, इसका मतलब है कि आप ऑल इंडिया में पूरे देश में कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। संगम या संघ बनाने स्वतंत्रता, यानी कि आप कोई भी संघ बना सकते हैं, इसके लिए भी आप स्वतंत्र हैं। शांतिपूर्ण सम्मिलित होना, यानी कि शांतिपूर्वक तरीके से आप सम्मेलन कर सकते हैं। अब आते हैं अपने और सेशन अर्थशास्त्र पे, इकोनॉमी पे। हरित क्रांति में HYVS का पूर्ण रूप क्या है? HYVS का पूर्ण रूप होता है हाईएस्ट यील्ड वेरिंग साइल। हाईएस्ट यील्ड वेरिंग साइल। राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? किसकी बात हो रही है? राजकोषीय घाटे की। क्या दर्शाता है ये? कि कितना राजस्व आया है, कितना हमें मिला है और कितना हमने व्यय किया है। ठीक, इसका जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा? राजकोषीय घाटा। यानी कि हमें मिले हैं 100 रुपए और हमसे खत्म हो गए कितने रुपए? 120 रुपए। तो कितना राजस्व घाटा आएगा? 20 रुपए का राजस्व घाटा आ जाएगा। स्कोम्ट का क्या है? भारत की राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन निर्धनता का कारण नहीं है? उत्पादकता का निम्न स्तर या जनसंख्या की धीमी वृद्धि, अर्थव्यवस्था का वित्त प्रकृति, राज्य की नीतियां। ये सभी डिपेंड करती हैं। खाली ये जो है जनसंख्या की धीमी वृद्धि या निर्धनता का कारण नहीं है। ठीक, जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, उससे निर्धनता से क्या मतलब है? ठीक, उससे कोई व्यक्ति निर्धन तो हो नहीं जाएगा, कोई देश निर्धन तो हो नहीं जाएगा। जापान की जो जनसंख्या वृद्धि दर है बहुत धीमी है, पर क्या वो गरीब है? नहीं है, वो निर्धन नहीं है। एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2023 ने किस अधिनियम में संशोधन किया? तो 2017 के उसमें संशोधन किया। चौथी पंचवर्षीय योजना, हमने पंचवर्षीय योजना पढ़ाई नहीं, जाइएगा। अब ये भी बताया था कि इन पंचवर्षीय योजनाओं से इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगर रिवाइज करना है या सारी पंचवर्षीय योजना जितनी भी हैं तो हमारा एक वीडियो पढ़ा हुआ है, आप उस पर देखिएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना का विकास का लक्ष्य क्या था? तो विकास का लक्ष्य था निवल घरेलू उत्पाद, यह लक्ष्य रखा गया था। 1944 में उद्योगपतियों का संयुक्त प्रस्ताव किस शहर में तैयार हुआ था? तो शहर क्या था? बॉम्बे, जिसे आज क्या कहते हैं हम लोग? मुंबई। भारतीय कृषि में व्याप्त बेरोजगारी को क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये घर्षणात्मक, ये बेरोजगारी का प्रकार नहीं है, ये खुली ये अर्थव्यवस्था का एक प्रकार है। 2 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब है कि जहां पूरा विश्व व्यापार कर सके और हम जाके पूरे विश्व में व्यापार कर सके। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? कि ना ही हम किसी से व्यापार करेंगे और ना ही कोई हमारे यहाँ आके व्यापार कर सकता है। तो ये तो
आप इसे ऐसे ही देख के बता सकते थे। भारतीय कृषि में व्याप्त बेरोजगारी को क्या कहते हैं? प्रछन्न बेरोजगारी। प्रछन्न, अब बात करें कि प्रछन्न बेरोजगारी क्या होती है। जैसे कि हमारे यहाँ कृषि है, गांव में लोग कृषि करते हैं। प्रछन्न बेरोजगारी का मतलब है कि हमें खेती में 4 लोगों का काम है, ठीक, कि खेत में सिर्फ 4 या 2 लोगों का काम है, पर वहां लगे कितने पड़े हैं? 8 लोग। जरूरत हमें वहां कितने लोगों की है? सिर्फ 4 की, और काम वहां कितने लोग कर रहे हैं? 8 लोग। तो ये जो 4 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, अगर ये नहीं भी करेंगे तो भी उतने ही फसल पैदावार होगी, और करेंगे तो भी। तो जो 4 लोग एक्स्ट्रा हैं, इन्हें क्या कहेंगे हम? प्रछन्न बेरोजगार। ये किस प्रकार की बेरोजगारी होती है? प्रछन्न बेरोजगारी। किसी फर्म की पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को क्या कहते हैं? निवेश। क्या कहते हैं उसे? निवेश। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लाइसेंस राज किसे कहते हैं? लाइसेंस राज, औद्योगिक लाइसेंस। हम किसी भी प्रकार का अपना कारखाना या फैक्ट्री खोलते हैं, उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? लाइसेंस की। बिना लाइसेंस के हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा औद्योगिक लाइसेंस। आयात प्रतिबंध, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आयात का 2 प्रकार की चीजें होती है, एक होता है आयात और एक होता है निर्यात। आयात में क्या करते हैं? जब हम विदेश से सामान कुछ मंगाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? आयात। और जब हम विदेश से सामान भेजते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? निर्यात। तो हमारे 4 सेशन ये पूरे हुए। कोशिश करेंगे कि हम लोग डेली आपके लिए लगभग इतने ही क्वेश्चन हर सेशन से लाते रहें। जब आपका एग्जाम होगा तो आप क्वेश्चन मिलाइएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोशिश कर रहे हैं कि हम वो क्वेश्चन लाएं जो एग्जाम में हूबहू आए, ठीक है। आप लोग घर पे कोशिश करते रहिए, अपनी तरफ से भी एक्स्ट्रा पढ़ाई करते रहिए, और कोशिश करिए कि इस बार दिल्ली पुलिस की वर्दी पहननी ही पहननी। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।